नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तो लखनऊ से ये खबर। यूपी एटीएस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें, धर्मांतरण के आरोप में इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 1000 लोगों के अवैध धर्मांतरण का इनके ऊपर आरोप है। यूपी में अभियान चलाकर ये धर्मांतरण कराते थे। बता दें, इस मामले को लेकर एडीजी प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि सुनियोजित तरीके से ये लोग धर्म परिवर्तन कराते थे। इसके लिए विदेशों से भी फंडिंग होती थी। दिल्ली के जामिया नगर के रहने वाले हैं दोनों ही आरोपी। महिलाओं का धर्मांतरण कराकर शादी भी कराई गई है। तो फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं आप। 2 आरोपी, एक का नाम जहांगीर, दूसरे का नाम उमर गौतम। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया के स्क्रीन पर। बता दें, उत्तर प्रदेश एटीएस ने इन दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बड़े पैमाने पर पूरे यूपी में धर्मांतरण अभियान चला रहे थे। इन शख्स द्वारा ऐसे लोगों को निशाना बनाया जा रहा था जो धर्मांतरण का ज्यादा विरोध नहीं करते थे और आसानी से प्रलोभन में फंस जाते थे। बड़ी आसानी से इनके बहकावे में आ जाते थे। ये लोग महिलाओं, विकलांग और मूक बधिर लोगों का धर्म परिवर्तन करवाने में ज्यादा जोर देते थे। ऐसे में इस मामले की जांच के बाद और लोगों की गिरफ्तारी होना भी संभव है। फिलहाल इन 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जहांगीर और उमर गौतम। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। दिल्ली के जामिया के रहने वाले। बता दें, महिलाओं का धर्मांतरण कराकर शादी भी कराई गई है। तो लंबे वक्त से भी ये काम कर रहे थे और बड़े पैमाने पर इस तरीके से धर्मांतरण अभियान ये चला रहे थे दोनों ही। और जांच होने के बाद अन्य लोगों की भी फिलहाल गिरफ्तारी की उम्मीद जताई जा रही है। जानकारी दे दें आपको कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई अहम चीजें सामने रखी हैं। धर्म परिवर्तन के लिए भारी मात्रा में पैसा विदेशों से भेजा जा रहा था। आरोपी उमर के कई सहयोगी भी हैं जो धर्मांतरण के अपराध में सहयोगी हैं। उन्होंने ये भी बताया कि प्रकाश में ये भी आया कि नोएडा डेफ सोसाइटी, नोएडा सेंट्रल सेक्टर 117 जनपद गौतम बुद्ध नगर के जो मूक और बधिरों के स्कूल हैं और महिलाएं हैं जो आसानी से इनके प्रलोभन में फंस जाते थे, उनको शिकार बनाते थे। उमर एवं उसके सहयोगियों द्वारा धर्म परिवर्तन हेतु इस्लामिक दावा सेंटर जो जोगाबाई एक्सटेंशन जामिया नगर में है, वहां से इस संस्था का संचालन किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य गैर मुस्लिमों का धर्म परिवर्तन कराना है। इस कार्य हेतु इसके व इसकी संस्था के बैंक खाताओं में तथा अन्य माध्यमों से भी भारी पैसे उपलब्ध कराए जाते हैं। इस कार्य हेतु विदेशों से भी फंडिंग की जाती है, जिसका उपयोग धर्मांतरण हेतु किया जाता है। उमर एवं उसके सहयोगियों द्वारा धर्म परिवर्तन हेतु इस्लामिक दावा सेंटर। लखनऊ से नीलेश चौहान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनसे अपडेट लेंगे क्योंकि लगातार ये जो मामला सामने आया है, इस मामले में कई ऐसे लोगों को धर्मांतरण करवाया जा चुका है जिनको लेकर अब ये खबरें सामने आ रही हैं। नीलेश, आपसे जानेंगे, फिलहाल जांच के बाद ये भी कहा जा रहा है कि इनसे जो पूछताछ होगी और जांच बैठाई गई है, इसके बाद कई अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती है। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में एटीएस की तरफ से एक बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें ये इन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, चाहे वो रोहिंग्या हो या ऐसे लोग हों जो गैर कानूनी तरीके से उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं या फिर जो गैर कानूनी तरीके से लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। ऐसे ही 2 लोगों को यूपी एटीएस ने आज गिरफ्तार किया है। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि करीब 1000 से ज्यादा लोगों का अभी तक उमर, गौतम और जहांगीर ने 1000 से ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन कराया है, चाहे वो मथुरा हो, वाराणसी हो या उत्तर प्रदेश के अन्य जनपद हो। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इन लोगों ने एक संगठित गिरोह की तरह ये काम किया, जहां पर 1000 से ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया, जिसमें महिलाएं शामिल हैं, मूक बच्चे शामिल हैं और तमाम गरीब लोग शामिल हैं, जिनको पैसे का लालच देकर लगातार ये धर्म परिवर्तन करा रहे थे। तो उत्तर प्रदेश में अभी तक ये मामला निकलकर सामने आया कि 1000 बच्चों का संगठित रूप से, महिलाओं का संगठित रूप से जो है धर्म परिवर्तन कराया गया है, जिनको एटीएस ने गिरफ्तार किया, इनसे पूछताछ की जा रही है। जामिया नगर में इनका ये संस्थान था जहां से इस पूरे कार्यप्रणाली को अंजाम दिया जाता था। तो लगातार एसटीएफ इनसे पूछताछ कर रही है। पूछताछ में और लोगों के नाम निकलकर सामने आने की बात कही जा रही है। फिलहाल दोनों लोगों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया और पूछताछ की जा रही है कि आखिर किन किन जगहों पर कौन कौन लोगों को
जो है गैर कानूनी तरीके से उनका धर्म परिवर्तन कराया गया है। हैरानी वाली बात क्या है कि इन लोगों ने उन लोगों को चुना जिनको पैसे की जरूरत थी, या जो कमजोर वर्ग की महिलाएं थी, या जो मूक बधिर बच्चे थे, उनको टारगेट करके इन्होंने गैर कानूनी तरीके से उनका धर्म परिवर्तन कराया है। पूरे मामले में एडीजी एलओ प्रशांत कुमार लगातार पड़ताल कर रहे हैं, पूछताछ की जा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे जब एटीएस इनसे कड़ाई से पूछताछ करती है तो क्या कुछ और लोगों के नाम निकलकर सामने आते हैं, या फिर एक लंबी कड़ी निकलकर सामने आएगी जो लोगों का साथ उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन के मामले में दे रही थी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने जैसे कि बताया कि ये जो धर्मांतरण कराया जाता था इसके लिए फंडिंग विदेशों से भी होती रही है और हो भी रही है, इसके भी तथ्य कई सामने आए हैं। देखिए, बिल्कुल एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने ये बताया है कि जो ये संस्था है जो लगातार एक संगठित रूप से लोगों को गुमराह करके पैसे का लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन करा रही थी। अब उनके बैंक अकाउंट को भी एटीएस खंगाल रही है। इसमें ये जरूर निकलकर सामने आया कि तमाम जगहों से विदेशों से उनके पैसे अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं, जो पैसा धर्म परिवर्तन के नाम पर लोगों के ऊपर लगाया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि विदेश से आखिर कौन लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में सक्रिय होकर लोगों को धर्म परिवर्तन कराने के लिए पैसे दे रहे हैं। दूसरी ये एक और बात है कि ये संस्था आखिर उत्तर प्रदेश में कब से ये काम कर रही है और किन किन लोगों को धर्म परिवर्तन कराकर कहीं बाहर भी भेजा गया है या फिर देश के दूसरे प्रदेशों में भेजा गया है। उन तमाम चीजों को, तमाम बिंदुओं को देखते हुए एटीएस पड़ताल कर रही है। नीलेश, एक चीज और जानना है, आपने बताया 1000 के करीब का आंकड़ा है जिनका धर्मांतरण कराया जा चुका है, तो आपने बताया कि कईयों को बाहर भेजा जा चुका है। क्या उनके सुराग हाथ लग पाए कि कितनों को बाहर भेजा गया और कितने अभी यहाँ प्रदेश में हाजिर हैं? देखिए, बिल्कुल एटीएस तमाम बिंदुओं पर पड़ताल कर रही है कि जिन लोगों को धर्म परिवर्तन कराया गया है क्या वो उत्तर प्रदेश के जिलों में रह रहे हैं या उत्तर प्रदेश के बाहर दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब इन जगहों पर जाकर भी रह रहे हैं। उन तमाम लोगों की लिस्ट बनाई जा रही है। उन लोगों से भी पूछताछ होगी कि आखिर वो लोग इनसे कब मिले, कैसे संपर्क साधा गया, कैसे इनको पैसे का लालच दिया गया, अगर पैसे का लालच दिया गया तो कितना पैसा दिया गया। उन तमाम बिंदुओं पर एटीएस पड़ताल कर रही है। पड़ताल के बाद चीजें साफ होंगी कि आखिर इतने बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों का धर्म परिवर्तन कैसे कराया गया। दूसरी बात, अगर ऐसी संस्था उत्तर प्रदेश में चल रही थी तो लोकल वहाँ की जो इंटेलिजेंस यूनिट होती है, एलआईयू होती है, आखिर वो क्या कुछ कर रही थी। इन तमाम चीजों पर एटीएस पड़ताल कर रही है। और कई सवाल भी खड़े होते हैं क्योंकि छोटे लेवल पर तो ये काम होना जायज नहीं है, मुमकिन भी नहीं है, और सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि आखिर कौन ऐसा व्यक्ति था जिनका हाथ इनके ऊपर, क्योंकि लगातार ये धर्मांतरण का मामला और 1000 से ऊपर लोगों की संख्या बताई जा रही है, कईयों को बाहर भी भेजा जा चुका है, तो जाहिर सी बात है किसी बड़े का भी हाथ हो सकता है। देखिए, बिल्कुल एक बड़ा गिरोह हो सकता है, बड़े लोगों का हाथ इनके ऊपर हो सकता है, क्योंकि छोटे स्तर पर इतने बड़े लोगों की इतने बड़ी संख्या में लोगों का धर्म परिवर्तन कराना आसान काम नहीं है। दूसरी बात, इन लोगों ने उन लोगों को टारगेट किया, मूक बधिर स्कूलों को टारगेट किया जहां पर मूक बधिर बच्चे पढ़ते थे या फिर जो कमजोर वर्ग के लोग वहां पर रह रहे थे, उनको टारगेट करके उनका धर्म परिवर्तन कराया गया। गैर हिंदू बिरादरी में उनको जो है ले जाया गया। तो कहीं ना कहीं ये तमाम जांच का विषय है। जो उमर गिरफ्तार हुए हैं, उसके अलावा जहांगीर को एटीएस ने गिरफ्तार किया है, उन लोगों से कड़ाई से पूछताछ में और भी तमाम तथ्यों से पर्दा उठेगा कि आखिर उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा संगठित गिरोह कैसे काम कर रहा था। नीलेश, कितने लंबे वक्त से ये गिरोह एक्टिव था? देखिए, ये काफी समय से एक्टिव बताया जा रहा है, क्योंकि 1-2 महीने में 1000 लोगों का धर्म परिवर्तन कराना उत्तर प्रदेश में संभव नहीं है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ये आदेश देते हैं कि कहीं पर भी अगर धर्म परिवर्तन जैसी कोई घटना सामने आती है या कोई धर्म परिवर्तन के लिए परेशान करता है, पैसे का लालच देता है, तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके तत्काल उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करें ताकि उत्तर प्रदेश में किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या ना हो। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का इंसान हो, उसकी हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का साफ तौर पे कहना है कि उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके बावजूद भी अगर उत्तर प्रदेश में 1000 की संख्या में लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो ये अपने आप में लोकल पुलिस का और लोकल एलआईयू यूनिट का फेलियर है। धर्मांतरण के लिए दस्तावेज भी बनवाए जाते थे और ऐसा सामने आ रहा है कि वो दस्तावेज बड़े ही गुप्त तरीके से बनवाए जाते थे। यदि इतने लंबे वक्त से और इतनी बड़ी संख्या में धर्मांतरण हुआ और उसके दस्तावेज भी बनवाए जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है इस बात को छुपाने के लिए एक बड़ी प्लानिंग की गई।
चलिए, लगातार हम ये अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं कि धर्मांतरण का मामला कितना ज्यादा बढ़ चुका है। 1000 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण करा के कुछ को बाहर भेज दिया गया और कुछ को प्रदेश में ही रखा गया। फिलहाल एटीएस अपनी तरफ से पूरी जांच कर रही है। कुछ अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी की उम्मीद की जा रही। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सीएम योगी को पत्र लिखकर किसानों की गेहूं की खरीद की गारंटी सुनिश्चित करने की मांग की है। प्रियंका ने अपना पत्र ट्विटर पर पोस्ट किया है। सीएम योगी के नाम लिखे पत्र में प्रियंका ने कहा है कि यूपी के तमाम जिलों से मुझे लगातार सूचनाएं आ रही हैं कि गेहूं की खरीद में किसानों को काफी ज्यादा परेशानियां हो रही हैं और उनकी परेशानियों को कृपया दूर किया जाए। गेहूं की खरीद की गारंटी सुनिश्चित करने की मांग को लेकर यह पत्र लिखा गया। लखनऊ से इस वक्त की ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने सीएम योगी को पत्र लिखा है। ट्विटर पर उन्होंने ये पत्र अपना पोस्ट भी किया है। गेहूं की खरीद की गारंटी सुनिश्चित करने की मांग को लेकर यह पत्र लिखा गया है। किसानों की परेशानियां बता रही हैं इस पत्र के जरिए कि किसानों को कितनी ज्यादा परेशानी हो रही है। हालांकि आपको बता दें, गेहूं क्रय केंद्रों पर किसानों की परेशानियां देखी गई और फिलहाल गेहूं की गारंटी सुनिश्चित करने के जो गेहूं की खरीद है उसकी गारंटी सुनिश्चित करने के लिए ये पत्र लिखा गया है और उस पत्र की जो पोस्ट है वो हम आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो किसानों को लेकर ये पत्र लिखा गया है। इस खत में काफी कुछ खास लिखा हुआ है। और फिरोजाबाद पहुंचे यूपी के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रसाद ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की है। बता दें, इसके बाद मीडिया से रूबरू होते हुए राजेंद्र प्रसाद ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को भगवान सही सोचने की शक्ति दे। तो यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने अपने आवास पर ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग अभ्यास किया और लोगों से भी योग करने की अपील की है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने अपने आवास पर भी योग का अभ्यास किया और लोगों से भी अपील की है। बता दें, आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और ऐसे में हर जगह से योग की तस्वीरें सामने आई हैं। फिलहाल ये तस्वीरें लखनऊ से डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के आवास से। आज पूरा देश 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। इसी कड़ी में मंत्री सतीश द्विवेदी ने भी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ योग किया और स्वस्थ रहने का संदेश दिया है। तो पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ योग अभ्यास किया गया है और स्वस्थ रहने का संदेश दिया गया है। खबर नोएडा से। पुलिस लाइन सूरजपुर में मनाया गया योग दिवस। बता दें, पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने योग किया और एडीसीपी पुष्पांजलि और लव कुमार ने भी योग किया। आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस अवसर पर हर जगह से योग की तस्वीरें सामने आ रही। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पुलिस लाइन की, जहां योग दिवस मनाया गया। पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने भी योग किया और एडीसीपी भी मौजूद रहे इस दौरान। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं योगाभ्यास के दौरान की। तो खास तौर पर अगर बात करें हम 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, तो सभी योगा करते हुए नजर आए हैं। आज देश 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। इसी कड़ी में वाराणसी में आज विदेशी महिलाओं ने भी योग किया। गंगा की लहरों के बीच नाव पर विदेशी महिलाओं ने योग कर निरोग रहने का संदेश दिया है। जानकारी दे दें कि पिछले 1 साल से योग का महत्व और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि कोरोना काल में योग ने एक अहम भूमिका निभाई। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं वाराणसी से। विदेशी महिलाओं ने योग किया। गंगा की लहरों के बीच में
ये बीच नाव पर योग किया गया है और स्वस्थ रहने का संदेश दिया गया है। और अमरोहा जनपद के नौगावा सादात विधानसभा क्षेत्र के ड्योढ़ी वाजिदपुर गांव में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां लोगों ने सामूहिक रूप से योग अभ्यास किया। कार्यक्रम में नौगावा सादात विधायक संगीता चौहान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और ग्रामीणों के साथ योग अभ्यास किया, जहां उन्होंने लोगों को स्वस्थ रहने के लिए निरंतर योग करने की सलाह दी है। तो अमरोहा से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। विधायक ने ग्रामीणों के साथ योग अभ्यास किया और सभी ग्रामीणों को विधायका ने स्वस्थ रहने के लिए योग अभ्यास प्रतिदिन करने का संदेश दिया है। तो ये फिलहाल उस वक्त की तस्वीरें जब योग अभ्यास किया गया, ग्रामीणों के साथ निरंतर योग करने की सलाह दी गई है। लोगों को जानकारी दे दें कि एक स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क के लिए योग कितना जरूरी है, ये पिछले 1 साल में सभी समझ चुके हैं। पूरा बॉडी को साफ करते, ठीक, इससे भी नीचे लाएंगे। खबर लखनऊ से। यूपी के सभी जिलों में योग दिवस मनाया गया। बता दें, जेलों में बंद कैदियों ने भी योग अभ्यास किया। नियमित योग से जिलों में मात्र 18 कोविड पॉजिटिव बचे हैं। डीजी जेल ने ये बयान जारी किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जीवन शैली में योग का बहुत ही ज्यादा महत्व है। जेलों में विश्व योग दिवस को मनाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जेलों में कैदियों से भी योग अभ्यास करवाया गया और स्वस्थ रहने के लिए योग प्रतिदिन करने के लिए संदेश दिया गया है। साथ ही जानकारी दे दें कि सभी जिलों में ये योग दिवस आज मनाया गया है। 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। ग्रेटर नोएडा से खबर। जिला कारागार में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। बता दें, जेल एसपी भीमसेन मुकुंद ने जेल में योग अभ्यास किया। जेल के आला अधिकारियों ने कैदियों के साथ योग किया है। कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए ये योग अभ्यास किया गया है। करीब 200 कैदी योग दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। बता दें, इंडिया विजन फाउंडेशन की मदद से ये योग कराया गया। सातवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कैदियों के साथ अधिकारियों ने योग किया और संदेश दिया कि प्रतिदिन योग करें और अपनी काया को निरोग बनाएं। खबर ग्रेटर नोएडा से है। पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। बता दें, इस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी। बदमाश के कब्जे से तमंचा, कारतूस, बाइक भी बरामद की गई है। बदमाश पर आधा दर्जन से ज्यादा के मामले दर्ज हैं। डाड़ा गोल चक्कर के पास चेकिंग के दौरान ये मुठभेड़ हुई थी और इसी दौरान बदमाश के पैर में गोली भी लगी है। देखिए, आप दाढ़ा गोल चक्कर के पास बीटा 2 पुलिस चेकिंग कर रही थी। इसी चेकिंग के दौरान एक बदमाश आता हुआ दिखाई पड़ा मोटरसाइकिल पर। उसको रोकने का प्रयास किया गया, वो नहीं रुका। पुलिस पार्टी द्वारा उसका पीछा किया गया तो सर्विस रोड पर आ करके पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग करने लगा। पुलिस पार्टी ने भी काउंटर एक्सचेंज में गोली चलाई, जिससे उसके पैर में गोली लगी है। उसको अस्पताल भेजा गया है। ये बदमाश साजिद, जो कि कस्बा दादरी का मेवातियान का रहने वाला है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।